गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो हम लोग भाई आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और जिसके अंदर हम लोग जीके के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के आरपीएफ के प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे और ये आप लोगों का 7 सेट चला हुआ है। तो देखो भाई 26 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य हैं जो उनके अंदर गरीबी को दूर करने का लक्ष्य कब तक का निर्धारित किया गया है, 2020, 28, 30 या फिर 25। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2030। क्या हो जाएगा? 2030 इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखिए, संयुक्त राज्य के नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार 2030 तक हर प्रकार की निर्धनता दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य। सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17 हैं और उद्देश्य कितने हैं? 169 हैं। इनके लिए 2030 के एजेंडा के अंग हैं जिन्हें 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावित हुआ है। ठीक है भाई, तो गरीबी कब तक हटा देंगे ये लोग? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लाई हरोबा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोबा कहाँ का है? केरला का, जम्मू कश्मीर का, मणिपुर का या राजस्थान का? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लाई हरोबा आप लोगों का है मणिपुर का। कहाँ का है लाई हरोबा? मणिपुर का है। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लाई हरोबा त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर 7 सिस्टर स्टेट का एक राज्य है। 7 सिस्टर के अंदर मणिपुर भी शामिल है। इस त्योहार पे वनवासी देवताओं की पूजा अर्चना के अलावा स्त्री पुरुष नृत्य भी करते हैं। यह त्योहार मई के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार चेयर ओब त्योहार के बाद मनाया जाता है। चेयर ओब अप्रैल माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? जितने भी वंश हैं आप लोगों के उनके संस्थापक तो जरूर याद कर लेना और उनके जो अंतिम राजा थे वो भी याद कर लेना। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था भाई? शिशुनाग था, उदयन था, बिंबिसार था या फिर धनानंद था? तो आप लोग क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था आप लोगों का? बिंबिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश के शासन से प्रारंभ होता है। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का, उसको वहां का राजा बनाया। बिंबिसार ने अपनी नई राजधानी राजगृह बनाई। राजधानी बिंबिसार ने कौन सी राजधानी बनाई थी? राजगृह। बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या जैवमंडल? जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। तो आप लोग क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थलमंडल। ठीक है भाई, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी मंडल स्थलमंडल कहलाती है। स्थलमंडल से स्थलीय जीवों को खनिज लवण प्राप्त होते हैं। स्थलमंडल पौधों के लिए रेतीला आधार बनाता है जिससे पौधे मृदा से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण कर सके। चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। मृदा के साथ खनिज लवण वर्षा के जल में घुल के समुद्र में पहुंचते हैं जहां जलीय पौधों द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कोबरा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती है? कोबरा कोयला खाने कर्नाटक में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में या फिर उड़ीसा में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? कोबरा हो जाएगा 36 कोबरे हैं। ठीक है, कितने हैं? 36, ऐसे याद कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में पाई जाती है कोबरा कोयला की खाने। एक्सप्लेनेशन पे बढ़ते हैं। कोरबा एक सेकेंड भाई, ये कोबरा था या कोयरा? वो मैं बताती हूँ आप। कोरबा है ये, कोबरा नहीं है। ठीक है, कोरबा है। तो फिर कोरबा कोयला खाने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है जहां से कोयला खनन 1941 से हो रहा है। 1955 में चंपा कोरबा रेल लिंक बनाने के कारण इसमें तेजी आई है। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत के संपूर्ण कोयला भंडार का 16% कोयला भंडार है। उत्पादन में छत्तीसगढ़ का द्वितीय स्थान है। ठीक है, उत्पादन में कोयले का फर्स्ट स्थान कौन से स्टेट का है ये आप लोग बताएंगे।
तो कोरबा है ये, कोबरा से रिलेट कर लेंगे हम कि 36 कोबरा, ठीक है, कोबरा नहीं है कोरबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की, वेमनाड है, पुलिकट है, अष्टमुड़ी है या चिल्का झील है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। चिल्का झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। यह एक लैगून झील है। यह झील समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा होने के कारण अलग हो गया था। चिल्का झील 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है ये? ओडिशा राज्य में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मानवाधिकार की बात हो रही है, ह्यूमन राइट कमीशन, तो किसके अंतर्गत आएगा ये आप लोगों का? ये आप लोगों का आएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत। मानवाधिकार आयोग किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 के मानवाधिकार संरक्षण कानून के तहत हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है? सेम क्वेश्चन पहले आ चुका है, उसमें भी यही पूछा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास नंबर, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। जितने प्रोटॉन होंगे उसको परमाणु क्रमांक बोलेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जोड़ को परमाणु का द्रव्यमान बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जल जनित बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी है? हैजा, टीबी, मलेरिया या खसरा? तो आप लोग क्या बोलेंगे? जल जनित बीमारी है आप लोगों की इसमें से हैजा। जल जनित बीमारी कोलरा हैजा है। यह दूषित जल के प्रयोग से होती है। कोलरा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के संक्रमण से। हैजा किससे फैलता है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु। किससे? विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, ठीक है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक के जीवाणु से फैलता है। टीबी किससे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मलेरिया आप लोगों का प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। कौन से प्रोटोजोआ के कारण? प्लाज्मोडियम। और खसरा आप लोगों का मोरबेली नामक वायरस के कारण होता है। चारों चीजें याद करेंगे, हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु से, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से और खसरा मोरबेली नामक वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बैफिन द्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बैफिन द्वीप यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका में? तो बैफिन द्वीप के बारे में बात हो रही है, ये हो जाएगा आप लोगों का बैफिन द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप कनाडा के क्षेत्र में आता है। कनाडा का सबसे बड़ा तथा विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसका नाम विलियम बैफिन नामक खोजकर्ता के नाम पे बैफिन रखा गया है। बैफिन द्वीप कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है बैफिन द्वीप? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? सबसे आसान क्वेश्चन है ये तो। पिच किसकी होती है? क्रिकेट की होती है। किसकी? क्रिकेट की। पिच शब्द क्रिकेट से संबंधित है। पिच मैदान का वह भाग होता है जिसपे बल्लेबाज खेलता है। अब क्रिकेट से रिलेटेड आप लोगों के सामने कुछ शब्द हैं, सारे गेम से रिलेटेड। क्रिकेट में कौन कौन से आएंगे? पिच आएगा, चाइना मैन आएगा, एलबीडब्ल्यू आएगा, स्विंग, मिड ऑन, मिड विकेट, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, यार्कर, ये सारे वर्ड किससे रिलेट करते हैं? क्रिकेट से। उसके बाद कुश्ती में क्या क्या होते हैं? हीव, क्रैडल, हाफ नेल्सन, डबल नेल्सन, टाइम कीपर, मैट, ब्रिज, ये किसके हैं? कुश्ती के। शतरंज के कौन से होते हैं? बिशप, गैम्बिट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, चेकमेट, कैशल और पीसेज, ये किसके होते हैं? शतरंज के। नौकायन के कौन कौन से होते हैं? बो, क्लू, इज, फुट, हेल्म, लीच, लफ, शिफ्ट, ट्रिम, ये किसके होते हैं? नौकायन से रिलेट करते हैं। तो ये सारे वर्ड है ना, याद कर लेना भाई, कैसे भी करके पेपर में पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। वर्गाकार, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार या फिर दीर्घवृत्ताकार? कैसे घूमते हैं सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर?
बताइए भाई, एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं हम लोग। आंसर हो जाएगा इसका दीर्घवृत्ताकार। क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा। तो देखो, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। केपलर की गृह गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है तथा सूर्य ग्रह के एक फोकस या नाभिक बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। जब ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, दूर जाता है तो उसका वेग कम हो जाता है। तो कैसे घूमता है ये? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। ठीक है, कौन से नियम के अनुसार? केपलर के गृह गति के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र बचते हैं? कोशिका के सूत्री विभाजन के बाद जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र बचते हैं? दुगने, बराबर, कम या अधिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बराबर। सूत्री विभाजन में जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए इसे सम विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है? अधिक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, टोकन अनुदान या अनुपूरक अनुदान? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा टोकन अनुदान। क्या आ जाएगा भाई? टोकन अनुदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, टोकन अनुदान तब प्रदान किया जाता है जब एक नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए धनराशि पुनः विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। एक टोकन राशि के अनुदान के लिए एक मांग सदन के समक्ष रखी जाती है। अगर संसद इसको मंजूर करती है तो धन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? विजय स्तंभ पहली बात तो चित्तौड़ में किसने करवाई? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राणा कुंभा ने। किसने करवाई है? राणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने कराई। मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चित्तौड़ के इस स्तंभ को हिंदू देव शास्त्र का कोश कहा जाता है और राणा कुंभा ने जयदेव कृत गीत गोविंद पर भी रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। तो ये चीजें भी याद रखेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? राष्ट्रपति कितने टाइम के लिए रहता है? तो राष्ट्रपति रहता है आप लोगों का 5 वर्ष के लिए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित का पात्र है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 57 के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग कौन से आर्टिकल में लगता है? 61। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति पद से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। राष्ट्रपति के पद की अवधि कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 56 में। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। रामनाथ कोविंद भारत के रामनाथ कोविंद नहीं है भाई, आप लोगों का द्रौपदी मुर्मू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? द्रौपदी मुर्मू आप लोगों की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? सतपुड़ा का भाग नहीं है ये पूछा है भाई। महादेव की पहाड़ियां हैं, नल्लामाला की पहाड़ियां हैं, राजपीपला की पहाड़ियां हैं या मैकाल की पहाड़ियां हैं? सतपुड़ा का भाग नहीं। तो महादेव तो सतपुड़ा का भाग है, राजपीपला भी है, मैकाल भी है। ठीक है, ये सारे कैसे याद करोगे पता है? महादेव राज करते हैं काल बन के, कहाँ पे? सतपुड़ा पर्वत पे। ठीक है, नल्लामाला अलग हो जाएगा, ये इसका भाग नहीं है। नल्लामाला पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है। ये पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट का भाग है। ये पहाड़ियां मुख्य रूप से कुर्नूल, नेल्लोर, गुंटूर, प्रकाशम, कडप्पा तथा चित्तौड़ जिले में फैली हुई हैं। तेलंगाना राज्य के महबूबनगर और नलगोंडा जिले में भी ये पहाड़ियां हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत राजपीपला पहाड़ियां महादेव तथा मैकाल श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है? बैलेंसिंग बीम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बैलेंसिंग बीम है आप लोगों का जिम्नास्टिक में। किसमें? जिम्नास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिम्नास्टिक में संतुलन बीम एक आयताकार बीम होती है। बैलेंसिंग बीम का उपयोग संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। कलात्मक जिम्नास्टिक बैलेंसिंग बीम पर करतब दिखाते हैं, करतब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, घर्षण बल किसी वस्तु की गति को सहायता देता है, विरोध देता है, बढ़ाता है या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो घर्षण करेगा, अब कोई चीज भागी आ रही है यहाँ से,
यहाँ से कोई चीज ऐसे भागी आ रही है, आप एकदम से आके घर्षण लगा देते हो उसके ऊपर, तो वो रुक जाएगी ना, विरोध करेगा ना वो उसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विरोध करता है वो, क्या करेगा, विरोध करेगा, फ्रिक्शन। घर्षण बल किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। यदि दो सतह एक दूसरे के संपर्क में है तो उनके बीच लगने वाला घर्षण बल सापेक्षिक गति का विरोध करता है। कील का दीवार में गड़ना, चप्पल का घिसना, चिकने फर्श पर चलने में कठिनाई आदि घर्षण बल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपके सामने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होएगा उसकी नियुक्ति करेगा आप लोगों का, ये राज्य की बात हो रही है, यहाँ देख लो किसकी बात हो रही है, राज्य की। तो राज्य का तो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। राष्ट्र होता तो राष्ट्रपति करता। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, गंगा, कृष्णा, कावेरी या सिंधु। सबसे आसान क्वेश्चन है, तो गंगा नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है भाई, और कौन सा बनाती है, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका विस्तार हुगली तथा मेघना नदियों के बीच है। डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से आच्छादित है। सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण ये वन सुंदरवन कहलाते हैं। हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ओके भाई, चलो, हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है, याद रखना। और गंगा नदी ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, फिर ऑप्शन की तरफ लेके चलूंगी। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पे आधारित है, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या कथकली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा, कथक। क्या हो जाएगा, कथक, ठीक है। कथक नामक शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पे आधारित है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। मुगल काल के दौरान इस पर फारसी का प्रभाव भी पड़ा। कथक विद्या को जटिल पद चालनों तथा चक्रों द्वारा पहचाना जाता है। कथक में जुगलबंदी मुख्य आकर्षण है। कथक की जुगलबंदी सामान्यतः ध्रुपद संगीत के साथ होती है। नेक्स्ट है भाई, 10वें सिख गुरु निम्न में से कौन से थे। गुरुओं के नाम लाइन वाइज याद कर लेना, ठीक है, पहले से लेके लास्ट तक के गुरु के नाम याद कर लेना। तो 10वें सिख गुरु कौन से थे, अर्जुन देव थे, नानक थे, गोविंद थे या तेग बहादुर थे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, गुरु गोविंद। क्या आ जाएगा भाई, गुरु गोविंद सिंह जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद। सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी थे। गुरु गोविंद जी अंतिम गुरु थे। 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी, गुरु गोविंद जी ने करी थी खालसा पंथ की स्थापना, ठीक है। सिखों को 5 वस्तुएं कड़ा, कच्छा, कंघा, केस तथा कृपाण करने का आदेश दिया। इन्होंने सिखों के लिए तंबाकू, मदिरा आदि को निषिद्ध कर दिया, त्याग दिया। नेक्स्ट है भाई, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है। कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में किस सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है। तो ऑब्जर्वेटरी हाउस या फिर राज्यसभा या फिर लोकसभा या फिर वायसराय हाउस। तो ऐसे ऐसे जब बिल पेश करने हो ना, लोकसभा को प्रेफरेंस दे दिया करो, लोकसभा में पेश किया जाएगा भाई। कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के लोकसभा सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 117 के अनुसार राज्य या व्यय से संबंधित विधेयक वित्त विधेयक कहलाता है। अनुच्छेद 117 के अनुसार। अब तक हमारा ये आज वाली क्लास के अंदर 7वां अनुच्छेद आ चुका है, ठीक है। और ये 7 अनुच्छेद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड था। 117 के अनुसार आप लोग राज्य या व्यय से संबंधित विधेयक वित्त विधेयक कहलाएगा। वित्त विधेयक को राज्यसभा से प्रारंभ नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी भी जरूरी है। ओके भाई, और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दे रही हूं आप लोगों को। सबसे गरीब तबका, गरीबी रेखा से ऊपर के लोग, या फिर सभी लोग, या फिर पिछड़े वर्ग के लोग। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना सारे बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और ऑल द बेस्ट सभी को।
और ये सुनहरा मौका है भाई आप लोगों के लिए। जो ये 2024 का साल है ये बहुत ही ज्यादा गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, ये मान के चलो। इसके बाद आप लोगों को जॉब नहीं मिलने वाली, रियल बात है। जो जिसने अब भी जॉब नहीं ली ना वो ले ही नहीं पाएगा फिर कभी, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करते रहे अपनी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।